सबसे पहले बात करेंगे ट्रैफिक की। तो देखिए 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले 13 अगस्त को लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे, हर बार जिस तरह से करते हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। देखिए 13 अगस्त की सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले और आसपास के इलाकों में कई रास्तों पर ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। कहां का रहने वाला है लागू, सोनाली आपको जानकारी दी। तो देखिए, अगर आप इस दौरान दिल्ली के कुछ इलाके हैं जहां से आप गुजरेंगे, जो पूरा का पूरा रूट है वो आप चेक करके निकलिए, क्योंकि लाल किले के आसपास जो है वो आपको वहां पर ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ जो रास्ते हैं वो प्रतिबंधित है, यानी कि लाल किले के आसपास आप को नहीं जाना है। तो देखिए, लाल किले के पास अगर हम बात करें तो कई ऐसे रास्ते हैं जो कि प्रतिबंधित हैं, जैसे कि नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड और निषाद राजमार्ग समेत कई ऐसे प्रमुख सड़क है जहां पर वाहनों की आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से बंद रहने वाली है। देखिए, इन रास्तों पर सिर्फ ऑथराइज्ड और लेबल वाले वाहनों को ही जाने की अनुमति है। साथ ही साथ इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजघाट से आईएसबीटी तक रिंग रोड पर भी सामान्य ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। साउथ दिल्ली से नॉर्थ दिल्ली जाने वालों के लिए भी अल्टरनेटिव रूट्स दिया गया है। तो देखिए, अगर आप साउथ दिल्ली से नॉर्थ दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस ने कई वैकल्पिक रास्ते भी सुझाए हैं। देखिए, इसमें अरविंदो मार्ग है, सफदरजंग रोड है, कमाल अतातुर्क मार्ग है, कौटिल्य मार्ग है, मदर टेरेसा है, साथ ही साथ मंदिर मार्ग है, पंचकुइया रोड है और रानी झांसी रोड शामिल है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो कन्नॉट प्लेस है, मिंटो रोड है, भौभूति मार्ग है, अजमेरी गेट है और श्रद्धानंद मार्ग की तरफ से भी आप यात्रा कर सकते हैं। यानी कि लाल किले के आसपास तो पूरी तरीके से प्रतिबंध है, कोई भी गाड़ी वहां पर एंटर नहीं कर सकते। सिर्फ वही गाड़ियां वहां पर जा सकती हैं जो कि ऑथोराइज्ड हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ वही गाड़ियां उस दिन, यानी कि 13 अगस्त की बात करें तो 13 अगस्त के दिन इन इलाकों में जा सकती है। बिल्कुल, देखिए हम भी अपने दर्शकों से एक ही अपील कर रहे हैं कि 13 से 15 अगस्त तक इन रास्तों के जरिए आप कहीं भी जा रहे हैं तो यहाँ पर जाने से बचिए, अन्यथा आपको भी भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। और कई मार्ग रास्ते तो ऐसे हैं जहाँ पर बोर्ड लगा दिए जाएंगे नो एंट्री के। चांदनी चौक के इलाके की अगर हम बात करें तो वहाँ पर देखिए अब रश तो जिस तरह से सोनाली बढ़ता जा रहा है, फेस्टिव सीजन ऑन हो चुका है लगभग, ऐसे में लोगों की भीड़ भाड़ वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रही है। इसके साथ ही कनॉट प्लेस भी पूरी तरह से पैक रहने की उम्मीद है। तो यमुना पार जाने वालों के लिए कौन कौन से रास्ते खुले हैं ये भी आपको बताते हैं। अगर आपको यमुना पार जाना है तो निजामुद्दीन ब्रिज, पुष्टा रोड, जीटी रोड और युधिष्ठिर सेतु का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वहीं डीएनडी नेशनल हाईवे 24 यानी कि नेशनल हाईवे 9, युधिष्ठिर सेतु, सिग्नेचर ब्रिज और वजीराबाद ब्रिज से रिंग रोड की तरफ जाने वाले रास्ते खुले रहेंगे। कॉमर्शियल व्हीकल्स और बसेस पर भी असर इसका देखने को मिलेगा। देखिए, साफ बात है, जहां जहां रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जहां जहां ट्रैफिक देखने को मिलेगा, जहां जहां नो एंट्री का बोर्ड लगा नजर आएगा, वहां पर बस नहीं जा सकती है, ना ही कोई पर्सनल वाहन आपका जा सकता है। ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस का असर सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि कॉमर्शियल व्हीकल्स और बसेस के लिए भी विशेष पाबंदियां रहने वाली है। 12 अगस्त की रात 12 बजे से, यानी कि आज रात 12 बजे से ही 13 अगस्त सुबह 11 बजे तक निजामुद्दीन खट्टा से जो वजीराबाद ब्रिज है, वजीराबाद ब्रिज के बीच मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान महाराणा प्रताप यानी कि आईएसबीटी और सराय काले खां आईएसबीटी के बीच इंटर स्टेट बसेस भी नहीं चलने वाली है। यानी कि जो लोग अब लोगों का रहता है ना सोनाली की भाई 15 अगस्त है, सैटरडे उस दिन है, फिर संडे भी आ जाएगा, तो 2-3 दिन की छुट्टी मिल जाती है और अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। बसेस के माध्यम से मोस्टली लोग होते हैं जो ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो उन लोगों को भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि इंटरचेंज की व्यवस्था आपको नहीं मिलने वाली है। डीटीसी और लोकल बसेस के रूट्स में भी बदलाव किया गया है। क्या कुछ चेंजेस है सोनाली, जानकारी दीजिए। देखिए, डीटीसी समेत लोकल सिटी बसेस भी आईएसबीटी कश्मीरी गेट से निजामुद्दीन खट्टा तक रिंग रोड के हिस्से में नहीं चलेगी। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, लाल किला और जामा मस्जिद की तरफ जाने वाली कई बसों के रूट कम किए जाएंगे या फिर उन्हें डाइवर्ट किया जाएगा। बस सेवाएं 13 अगस्त सुबह 11 बजे के बाद सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब बात कर ले अगर रेलवे स्टेशन की, तो रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। देखिए, अगर आपको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है तो मोरी गेट, पुल,
डफरिन और एसपी मुखर्जी मार्ग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए आप विकास मार्ग, डीडीयू मार्ग, भभूति मार्ग और रानी झांसी रोड, डीबीजीबी रोड और ट्रैमफोर्ट रोड और कनॉट प्लेस की तरफ जाने वाले रास्ते का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दिल्ली पुलिस की तरफ से लोगों से विशेष अपील की जा रही है कि देखिए 13 अगस्त को घर से निकलने से पहले अपना रूट आप ज़रूर चेक कर लें। और हम भी आपसे कहेंगे कि देखिए अगर आप नहीं फंसना चाहते हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है कि लाल किले में जो इलाके हैं, कुछ इलाके हैं जहां पर जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, तो आप भी फंस सकते हैं। ऐसे में ये जानकारी आपके बेहद काम की है। तो इसलिए अगर आप निकल रहे हैं अपने घर से बाहर, कम से कम आज से लेकर के 15 अगस्त के बीच में आप एक बार रूट मैप जरूर देख लें। गूगल मैप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद ही आप अपने घरों से बाहर निकलिए। अब इशिका, इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगे की जो जानकारी है वो भी अपने दर्शकों को देते हैं। तो देखिए, मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार ने 2 दशक पुरानी बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना पर बड़ा फैसला लिया है। क्या कुछ फैसला लिया गया है, इशिका बताएंगे। बिल्कुल सोनाली, दिल्ली विधानसभा ने 2007 में लागू किए गए बेड एंड ब्रेकफास्ट कानून को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए शयन कक्ष तथा भोजन संस्थापना यानी कि निरसन विधेयक 2026 पारित किया गया है। दरअसल 3 जून को मालवीय नगर के एक होटल में भीषण अग्निकांड हुआ था। 21 लोगों की लगभग मौत भी हो चुकी थी, कई लोग घायल थे और इनमें से मोस्टली विदेशी नागरिक भी थे जो कि इस होटल में आकर स्टे कर रहे थे। तो इस योजना के तहत चल रही व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। इसके बाद सरकार ने पुरानी व्यवस्था को खत्म कर नई और ज्यादा प्रभावी नीति लाने का फैसला लिया है। अब नीति क्या है ये आप समझिए। साल 2007 में दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना शुरू की गई थी। इसके तहत घरों में सीमित संख्या में कमरे और भोजन की सुविधा देकर छोटी आवासीय इकाइयों को पंजीकरण दिया जाता था। ऐसे में जिन लोगों का घर बड़ा हुआ करता था, ऐसे में उन लोगों का जो रोजगार है वो भी आसानी से निकल जाता था। लेकिन अब सरकार का कहना है कि 20 साल में दिल्ली की जरूरतें और हालात काफी चेंज हुए हैं। ऐसे में पुरानी व्यवस्था को जारी रखने के बजाय नई नीति लाना जरूरी है। नई नीति में क्या कुछ होगा ये भी आप समझिए। सरकार की प्रस्तावित नई व्यवस्था में अधिकतम 8 कमरे और 16 बिस्तर वाली आवासीय इकाइयों को शामिल किया जा सकता है। खास बात यह है कि इसमें केवल आवासीय इकाइयां ही आएंगी। होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, सर्विस अपार्टमेंट और दूसरी व्यावसायिक आतिथ्य सुविधाएं इस योजना से बाहर रहेंगी। वहीं पर कमर्शियल रेस्टोरेंट, बाहरी लोगों को सेवा देने वाले बार और होटल भी इसके दायरे में नहीं होंगे। नए कानून के लागू होने तक नए पंजीकरण और लंबित आवेदनों की प्रक्रिया रुकी रहेगी। पुराने पंजीकरण और प्रमाण पत्र से जुड़े मामलों का निपटारा नई नीति के तहत ही किया जाएगा। यानी कि मालवीय नगर अग्निकांड के बाद अब दिल्ली में बेड एंड ब्रेकफास्ट की पुरानी व्यवस्था पर ब्रेक लग गया है और नई नीति की तैयारी अब शुरू कर दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से मालवीय नगर में घटना देखने को मिली, आगजनी देखने को मिली, कई विदेशी नागरिक आए हुए थे इलाज के लिए, अब ऐसे में कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए थे। अब इसी को देख करके ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इशिका, बिल्कुल सोनाली, और बदलाव जरूरी भी था क्योंकि 2007 से ही बेड एंड ब्रेकफास्ट की योजना चलती आ रही थी। सब इसी के तहत काम भी करते थे, होटल में स्टे वगैरह भी इसी के तहत होता था। इस योजना में चेंजेस बहुत ज़रूरी थे क्योंकि अभी जो अग्निकांड हुआ है इस त्रासदी से लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं। कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये, जो बाहर से विदेशी नागरिक यहाँ पर आकर स्टे कर रहे थे, उनके पास कोई इंतजाम नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। और सोनाली, अगर हम इस होटल के स्टे की बात करें तो यहाँ पर एग्जिट गेट नहीं था। बहुत सारी खामियां पाई गई है, जिसके चलते अब दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस बिल को सदन में रखा गया और सदन से बिल पारित हो चुका है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे टूरिज्म से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी की। दिल्ली अब सिर्फ ट्रांजिट सिटी नहीं रहेगी। देखिए, राजधानी को देश दुनिया के पर्यटकों के लिए बड़ा पर्यटन गंतव्य बनाने की तैयारी तेज हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 4 नए आध्यात्मिक और विरासत पर्यटन सर्किट शुरू किए हैं। अक्षरधाम मंदिर में आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026 में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन 4 सर्किट का शुभारंभ किया। देखिए, सरकार का मकसद साफ है। दिल्ली आने वाले पर्यटक सिर्फ कुछ घंटे नहीं बल्कि ज्यादा दिन राजधानी में रुके और दिल्ली की धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को करीब से जाने। और सोनाली, देखिए, वजह है दिल्ली में रुकने की। दिल्ली है ही इतनी सुंदर, दिल्ली की हर एक चीज सुंदर है, चाहे खान पान की बात करें या फिर रहने की बात करें या फिर हम किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की बात करें।
बिल्कुल, देखिए इन सर्किट में मंदिरों और गुरुद्वारों से लेकर के चर्च, मस्जिद, बौद्ध और जैन धार्मिक स्थलों के साथ ऐतिहासिक धरोहरों को भी जोड़ा जाएगा। यानी कि अब पर्यटकों को एक ही टूर में दिल्ली की आस्था, इतिहास और संस्कृति का पूरा अनुभव मिलेगा। अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की पहचान सिर्फ लाल किला, पुराना किला और हुमायूं का मकबरा तक सीमित नहीं है। राजधानी की असली खूबसूरती उसकी बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक विरासत में भी दिखाई देती है। 4 सर्किट दिल्ली की विरासत का ये पूरा का पूरा सफर होगा। देखिए, पहला सर्किट है द सोल ऑफ दिल्ली। इसमें गुरुद्वारा बंगला साहिब, सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल और अग्रसेन की बावली, लोटस टेम्पल और अक्षरधाम को जोड़ा जाएगा। अगर बात करें दूसरे सर्किट की तो द हेरिटेज ऑफ दिल्ली। इसमें बिरला मंदिर है, झंडेवालान माता मंदिर है, जंतर मंतर है, योग माया मंदिर है और जगन्नाथ मंदिर शामिल है। तीसरा सर्किट क्या है? दिल्ली की सेक्रेड हार्मनी। तो इसमें प्राचीन हनुमान मंदिर है, दिगंबर जैन लाल मंदिर है, अंबेडकर मेमोरियल है, पुराना किला है और हजरत निजामुद्दीन को शामिल किया गया है। चौथा सर्किट की अगर बात करें तो एकोज ऑफ दिल्ली। इसमें गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, बुद्धिस्ट टेम्पल, चर्च ऑफ रिडेम्पशन और इसी के साथ साथ पार्क को भी जोड़ा गया है, छतरपुर मंदिर को भी जोड़ा गया है और भैरवी सन्निधानम को भी जोड़ा गया है। यानी कि सीधे तौर पर सिर्फ आप लाल किला या फिर जो फेमस जगह है वो नहीं घूम पाएंगे, बल्कि मंदिर तक को इसमें जोड़ा गया है। आप मंदिर भी जा सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल पार्क भी इसमें शामिल है। इसी के साथ साथ जो अन्य मंदिर हैं, हनुमान मंदिर है, झंडेवालान मंदिर है, वहां भी आप इसके तहत जा सकते हैं। देखिए सोनाली, लोग दिल्ली तो आते हैं घूमने के लिए, लाइक जो स्मारक है बड़ी बड़ी पुरानी मुगल के टाइम से चली आ रही हैं, उनको एक्सप्लोर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन एक बहुत ही अच्छी पहल के रूप में हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि देखिए 4 फेसेस हैं। इन 4 फेसेस में हर एक मंदिर को कवर किया जा रहा है। और स्पेशली देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, तो हमारा पुरानी जो सांस्कृतिक है, जो आध्यात्मिकता है, जिस तरह से लोग सनातन के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, जागरूक है, सनातन के प्रति लोगों के अंदर एक अलग ही प्रेम देखने को मिलता है। स्पेशली हम सोनाली उन लोगों की बात करें जो विदेश से लोग आते हैं, स्पेशली देखिए भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, राधा कृष्णा के भक्त होते हैं। ऐसे में वो लोग देखिए मंदिर को जाने, मंदिर का जो पुरानी परंपरा क्या चली आ रही है, कब से मंदिर एस्टेब्लिश्ड है यहाँ पर, इन सबको जाने समझे ये भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसलिए ही रेखा गुप्ता की सरकार द्वारा इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में देखिए लोग हर जगह को एक्सप्लोर करेंगे, चाहे लाल किला हो, हुमायूं टॉम हो, सफदरजंग टॉम हो या फिर कोई भी पुरानी स्मारक क्यों ना हो। लेकिन ऐसे में अब लोग मंदिरों में भी जाएंगे और मंदिरों को भी देखेंगे, उनके इतिहास को भी जानेंगे। यानी दिल्ली सरकार का फोकस अब सिर्फ स्मारक दिखाने पर नहीं, बल्कि पर्यटकों को दिल्ली की आस्था, इतिहास और विविधता का पूरा अनुभव कराने पर नजर आ रहा है। देखिए इशिका, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे देश से अलग अलग राज्यों से आते हैं, दिल्ली आते हैं, तो उन्हें सिर्फ 2-4 चीजें पता होती हैं कि लाल किला जाना है, इंडिया गेट जाना है, 1-2 जगह और है वहां पर जाना है और खत्म। लेकिन नहीं, और भी चीजें। आप इसी को लेकर के मुझे लगता है कि जब हमारे देश से भी अलग अलग राज्यों से भी लोग आएंगे तो सिर्फ 3-4 जगहों पर नहीं, बल्कि पूरा का पूरा जो दिल्ली है, जहाँ जहाँ जो मंदिर है, बाकी चीजें, हर जगह पर जाएंगे और हर चीज को देख सकेंगे, एक्सप्लोर कर सकेंगे, मंदिरों में भी जा सकेंगे। बिल्कुल। और ऐसे में दिल्ली को एक्सप्लोर नहीं किया तो फिर क्या ही किया। आगे बढ़ते बहरहाल देखिए, अब बात करेंगे बीमारी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी की, क्योंकि मौसमी बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है। बारिश का वेदर है, मॉनसून एक्टिव है और ऐसे में मच्छर जनित जो बीमारियां हैं ये लगातार बढ़ रही है। देखिए इस वर्ष अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बार डेंगू का स्ट्रेन 2 ज्यादा प्रभावी है। डेंगू के 4 प्रकारों में से डेंगू टाइप 2 यानी कि डेंगू का स्ट्रेन 2 ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जो इस वक्त एक्टिव है। इसमें उन लोगों के लिए ज्यादा खतरा रहता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है या फिर उन्हें पूर्व में किसी प्रकार का डेंगू हुआ है। ऐसा होने पर यह जानलेवा साबित हो सकता है। इससे बचाव के लिए अपने घर और कार्यस्थल पर साफ सफाई जरूर रखें। खास तौर पर अगस्त से लेकर अक्टूबर तक ज्यादा मरीज इन बीमारियों की चपेट में आते हैं, क्योंकि देखिए सोनाली, अगस्त तो पूरा बारिश में बीतता है, सितंबर भी हाफ बारिश होती रहती है और ऐसे में अक्टूबर आते आते कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ठंड का एहसास भी होने लगता है। तो ये ऐसा मौसम है, लगभग 2 महीने ऐसे रहने वाले हैं जब इस तरह की बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। डेंगू का, मलेरिया का, मतलब जो मच्छर से रिलेटेड बीमारियां होती है,
जब मच्छर डंक मारता है तो डेंगू हो जाता है। और ऐसे में जो व्यक्ति है, लगभग सोनाली हम 1-2 दिन नहीं कहेंगे बल्कि इनफैक्ट 1 महीना भी व्यक्ति को लग जाता है बेड से उठते उठते। तो ऐसे में इस बीमारी की चपेट में ना आए, इससे पहले ही अपना ध्यान रखिए आप लोग। बिल्कुल, देखिए आसपास जहाँ पर पानी जमा हुआ है, अक्सर जो लोग कूलर का इस्तेमाल करते हैं देखने को मिलता है कि कूलर में पानी भरा रहता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बकेट है या फिर गड्ढा है, अगर आपके घर के आसपास गड्ढे हैं तो वहाँ पर पानी रह जाता है और जिसकी वजह से डेंगू के जो मच्छर जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। आप ऐसे में अपने घर के आसपास, घर में भी आप सफाई जरूर रखें। देखिए अगर बात करें दिल्ली की, तो स्ट्रेन 2 जब सबसे ज्यादा पाया जाता है तब मरीजों की संख्या बढ़ती है। रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो 2015 में जब स्ट्रेन 2 सर्वाधिक मरीजों में मिला था, तो उस वर्ष डेंगू के 15,000 से अधिक मरीजों में इस बीमारी की पुष्टि हुई थी और 60 लोगों की मौत भी हो गई थी। तो इसी प्रकार 2021 में इसी तरीके से अगर हम देखें तो 9,643 मरीज थे और 23 मरीजों की मौत भी हो गई थी डेंगू की वजह से। तो 2023 में भी डेंगू के स्ट्रेन 2 के मरीज के सर्वाधिक मरीज थे और 19 मरीजों को उसमें मौत हुई थी। यानी कि स्ट्रेन 2 के प्रमुख होने के कारण मरीजों की संख्या भी बढ़ती है और मरीजों की मृत्यु की संख्या भी बढ़ती है। ऐसे में खास करके जो लोग राजधानी दिल्ली में रहते हैं वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आसपास सफाई रखें। घर में अगर कूलर है या फिर बकेट है जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है तो आपको उसको तुरंत साफ करना चाहिए। कूलर की अगर हम बात करें तो कूलर का जो पानी है 3 से 4 दिन में आपको क्लीन करना चाहिए कूलर को भी, क्योंकि चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसमें डेंगू के मच्छर जो हैं वो ज़्यादा पैदा हो जाए। ऐसे में घर में साफ सफाई रखिए, घर के बाहर साफ सफाई रखिए। बच्चे अगर बाहर खेलने जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि गंदगी जहाँ पर हो वहाँ पर आपके बच्चे खेलने ना जाएं, वरना उनको भी डेंगू हो सकता है। ऐसे में सावधानी बरतें। बिल्कुल सोनाली, और हम ये देखते हैं ना अक्सर दिल्ली में तो स्पेशली है कि अब जैसे कि मौसम एक्टिव है, अब कई ऐसे ऑफिसर्स वगैरह आते हैं, देखते हैं कि भाई आपका जो कूलर है, आप लाइक कुछ भी आपके घर में चीज़ हो, कहीं गंदगी तो नहीं है, कूलर साफ़ है, मच्छर की दवाई वहाँ पर डाली है या फिर नहीं डाली। अगर नहीं डाली तो चालान हो जाता है बहुत तगड़ा, तो चालान से भी आप बचिए। पहले से हम आपको सतर्क कर रहे हैं क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं ये आप देखिए। घर में सजावटी पौधों के गमलों में पानी 3 से 4 दिन में बदलते रहे। कुछ लोग होते हैं ना सोनाली, आज पानी दिया उसके बाद पानी नहीं दिया, गंदगी रखते हैं, ऐसे में मच्छर पनपते हैं। कूलर को साफ रखें, उसका पानी भी 3 से 4 दिन में बदलते रहे। जिस तरह से सोनाली आपको जानकारी दे ही रही थी, छत पर टूटे हुए कप प्लेट, खुले डिब्बे, गमले आदि में पानी जमा ना करें। जहां तक पानी जमा होगा, जितना पानी जमा होगा 3 से 4 दिन इस पानी को होंगे रखे मच्छर पनपेंगे। पानी की टंकी को ढक कर रखें। पानी के कंटेनर में पानी इकट्ठा रखे तो उसे ढक कर ही रखें, नहीं तो 4 दिन में उसे खाली करते रहे। विंडो एसी से पानी निकलता है तो वह किसी बर्तन या छत पर इकट्ठा ना हो, ऐसी व्यवस्था रखें। पूरी बाह के कपड़े पहनकर रखें। पार्क में जाएं तो पूरी बाह के कपड़ों के साथ जूते और मोजे पहने तथा पैरों तक शरीर को ढक कर रखें। हम तो ये अपील कर रहे हैं अपने दर्शकों से कि कुछ दिन पार्क में जाने से आप लोग बचे, अवॉइड करें, क्योंकि पार्क वगैरह में हम ये देखते हैं कि मिट्टी वगैरह है, थोड़ी बहुत गंदगी भी देखने को मिलती है और ऐसे में जो मच्छर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पनपते हैं। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और H1N1 को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि डेंगू तो फैल रहा है लेकिन इसी के साथ साथ इन्फ्लुएंजा की बात करें तो ये भी फैल रहा है। तो देखिए H1N1 यानी कि इन्फ्लुएंजा जो है संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। आमतौर पर H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू या फिर इन्फ्लुएंजा के मामले सर्दियों में ज्यादा सामने आते हैं, लेकिन इस बार मॉनसून के दौरान ही इसके मरीज बढ़ गए हैं, जिससे हेल्थ एक्सपर्ट्स की चिंता भी बढ़ गई है। यानी कि इशिका एक तरफ डेंगू और वहीं दूसरी तरफ स्वाइन फ्लू, यानी कि लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि राजधानी दिल्ली वासी जो हैं और एनसीआर वासी जो हैं उन्हें साफ सफाई ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए। तो देखिए दिल्ली के अस्पतालों की ओपीडी और इमरजेंसी में लगातार ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जिन्हें बुखार है, खांसी है, गले में खराश है, शरीर में दर्द है और सांस लेने में परेशानी जैसी दिक्कतें हो रही हैं, शिकायतें आ रही हैं। और खास बात यह है कि बच्चों में फ्लू जैसे सिम्टम्स वाले मरीज ज्यादा देखे जा रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अस्पतालों में पहुंचने वाले ज्यादातर मरीजों की स्थिति माइल्ड है और दवाइयों और जरूरी इलाज के बाद उनकी हालत में
सुधार हो रहा है। तो देखिए, अपना तो ध्यान रखिए, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपना ध्यान नहीं रख सकते हैं, उनका भी ध्यान रखना इस वक्त बेहद जरूरी है, क्योंकि मानसून है। मानसून के समय में स्वाइन फ्लू की बात कर ले, डेंगू की बात कर ले, मलेरिया की बात कर ले, ये बीमारियां जो हैं वो ज्यादा फैलती हैं। बिल्कुल, देखिए, दोहरी मार दिल्ली वाले झेल सकते हैं। एक है डेंगू की, एक है स्वाइन फ्लू की। तो हम लोगों से एक ही अपील कर रहे हैं कि भाई सतर्क रहिए, स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका जरूर ध्यान रखिए। उनको कुछ दिनों के लिए पार्क या फिर बाहर खुली जगह में ना जाने दें। देखिए, कुछ मरीजों में संक्रमण गंभीर रूप भी ले रहा है। कुछ मामलों में H1N1 संक्रमण बढ़कर वायरल निमोनिया तक पहुंच रहा है। ऐसे मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के साथ साथ आईसीयू में निगरानी की आवश्यकता पड़ रही है। यानी कि आप देखिए, नॉर्मली बेड पर नहीं लेटेंगे बल्कि आईसीयू में भी भर्ती हो सकते हैं। तो सोचिए कितनी गंभीर है ये चीजें। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से किसी बीमार से जूझ रहे लोगों में H1N1 संक्रमण गंभीर होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए लोगों को खास सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बारिश के मौसम में तापमान में बदलाव, नमी और लोगों का ज्यादा समय बंद जगहों पर बिताना भी फ्लू जैसे संक्रमण के फैलने की वजह बन सकता है। ऐसे में भीड़भाड़ वाली जगहों पर सावधानी रखें। साफ सफाई का ध्यान भी रखना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को लगातार बुखार, खांसी, गले में खराश, बहुत ज्यादा कमजोरी या सांस लेने में परेशानी हो रही है तो उसे सामान्य वायरल या मौसम का असर समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए, खास करके अगर लक्षण ज़्यादा लगातार आपको देखने को मिले या फिर हालत बिगड़े तो आप डॉक्टर से सही समय पर आप सलाह लीजिए, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं शिकायत जिन्हें लगातार फीवर हो रहे हैं और वो सोचते हैं कि चलो हमने तो दवाई खा ली, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसे करते करते जब 10-12 दिन बीत जाते हैं उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि उन्हें तो डेंगू, मलेरिया या फिर कोई बीमारी है जिसकी वजह से अब उन्हें 10 से 15 दिन और बेड रेस्ट करना पड़ सकता है। ऐसे में आप अपना ख्याल रखिए। डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारियों से आप कोशिश करें कि साफ सफाई रखें, तभी आप इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। चलिए, अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और डीडीए को लेकर के, डीडीए का जो ऐप है उसको लेकर के एक अपडेट सामने आया है, वो हम आपको दे देते हैं। देखिए, अगर आप दिल्ली में डीडीए के फ्लैट, पार्क, सड़क, अवैध कब्जे या फिर रख रखाव से जुड़ी कोई भी शिकायत करना चाहते हैं तो ये खबर जो है वो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो देखिए, डीडीए यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण अपनी समस्या निदान सेवा पोर्टल को बंद करने का फैसला किया है। अब 17 अगस्त से डीडीए से जुड़ी हुई सभी शिकायतें सिर्फ और सिर्फ डीडीए 311 ऐप पर ही दर्ज की जा सकती है। यानी कि जो पुरानी ऐप है जिस पर आप डीडीए को लेकर के कोई भी शिकायत करते थे, आप उसमें नहीं कर सकते हैं। अब नया ऐप लॉन्च किया जाएगा, उस पर ही आप शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, यानी अगर आपके इलाके के डीडीए पार्क में सफाई नहीं हो रही है, कोई सड़क टूटी है, डीडीए की प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्या है, अवैध कब्जे की शिकायत है या किसी तरह की मेंटेनेंस प्रॉब्लम है, तो इसके लिए अलग अलग पोर्टल पर जाने की आपको जरूरत नहीं होगी। अब डीडीए 311 ऐप को सिंगल विंडो कंप्लेंट सिस्टम बनाया जा रहा है। दरअसल अभी डीडीए के पास शिकायत दर्ज करने के लिए 2 अलग अलग व्यवस्था थी, एक समस्या निदान सेवा और दूसरी डीडीए 311 ऐप। अधिकारियों के अनुसार दोनों जगह एक जैसी शिकायतें दर्ज होने की वजह से परेशानी बढ़ रही थी। कर्मचारियों को 2 अलग अलग डाटाबेस संभालने पड़ते थे और कई बार शिकायत पर एक्शन लेने में भी देरी होती थी। इसी समस्या को देखते हुए डीडीए ने अब दोनों व्यवस्थाओं को एक करने का फैसला लिया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ ऐप बदलने से शिकायतों का समाधान तेजी के साथ होगा, क्योंकि आम लोगों की शिकायत सिर्फ शिकायत दर्ज कराने को लेकर नहीं है बल्कि शिकायत के बाद होने वाली कार्रवाई को लेकर भी है। अक्सर हम सोनाली देखते हैं ना कि शिकायत तो कर दी जाती है, लेकिन जो अधिकारी हैं इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकालते हैं। लेकिन अब ये चेंजेस हो रहे हैं। अब देखना होगा इस चेंजेस के बाद क्या लोगों की समस्या का समाधान जल्द निकलेगा या फिर ठंडे पिटारे में बस्ते में उस शिकायत को डाल दिया जाएगा। तो देखिए, अब इसी को लेकर के ये बड़ा बदलाव किया गया है और लोगों की पहले वैसे भी शिकायत थी कि वो शिकायत तो कर देते थे लेकिन 6-6 महीने तक कुछ भी नहीं होता था। अब ऐसे में लोगों का सवाल यही है कि क्या सिर्फ ऐप बदलने से चीज़ें बदल जाएंगी?
तो देखिए कई बार लोग जो हैं वो शिकायत करते थे और शिकायत के बाद कई दिनों तक इसमें समय लगता था प्रोसेसिंग में। उसको लेकर के जो शिकायत किया गया था लोगों की तरफ से, उसको रिजॉल्व नहीं किया जाता था। अब ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ जाती थी। अब ऐसे में डीडी की तरफ से कहा तो ये जा रहा है कि जब नया ये जो ऐप है वो लॉन्च होगा, उसके बाद शिकायतों का निपटारा भी जल्दी किया जाएगा और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं उन पर भी जवाबदेही तय की जाएगी। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी को लेकर के क्या कुछ अपडेट है वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। अगर दिल्ली में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो ये 102.12 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत की बात करें तो 95.20 है। साथ ही साथ अगर सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 91.70 पर केजी के हिसाब से। नोएडा और गुरुग्राम में क्या कीमतें हैं ये जरा बता दीजिए। बिल्कुल सोनाली, देखिए नोएडा में पेट्रोल की बात करें तो 102 रुपये 12 पैसे है, डीजल पे 94 रुपये 56 पैसे, सीएनजी 94 रुपये 70 पैसे। गुरुग्राम की बात करें 102 रुपये 97 पैसे है, डीजल पे 94 रुपये 44 पैसे, सीएनजी 88 रुपये 12 पैसे प्रति किलोग्राम आपको मार्केट में सीएनजी का प्राइस मिल जाएगा। अब सोनाली आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सोने और चांदी के इस वक्त मार्केट में क्या कुछ प्राइस है। सोने की बात करें तो देखिए सोने का दाम 1,56,700 रुपये 10 ग्राम यानी कि 24 कैरेट का गोल्ड आपको इस दाम में मिल जाएगा। चांदी की क्या दाम है सोनाली बता दीजिए। चांदी की कीमत की बात करें तो शिका ये है 2,55,100 रुपए पर किलो के हिसाब से। तो सोने चांदी के दाम जो हैं रक्षाबंधन को देखते हुए और आगामी त्योहारों को देखते हुए लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बात करें गोल्ड की तो कल 1,55,000 के करीब था और बात करें अगर चांदी की तो उसमें ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है क्योंकि कल 2,44,000 के आसपास था, लेकिन आज जो है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही